दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक्चुअली मैं कई दिनों के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ अपनी स्ट्रेटजी को लेके, क्योंकि मैं वर्किंग भी हूँ। आप जैसा आप सभी लोगों को पता है, मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था पिछले साल, तो मैं वर्किंग भी हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता था। और मैं अब कोशिश करूँगा कि प्रॉपर टाइम निकाल के वीकली या डेली बेसिस पे कोई एक स्ट्रेटजी को से रिलेटेड वीडियो या फिर आपकी किसी भी क्वेरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर सकूं। और अब जितनी भी वीडियोस आएंगी वो रेगुलर बेसिस पे आएंगी। जैसे आज का ही ले लीजिए, आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू इंक्रीज स्कोर इन मॉक टेस्ट। जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एस्पिरेंट्स को, कि हमारा जो मॉक टेस्ट में स्कोर जो होता है वो एक टाइम के बाद स्टैटिक हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हम जो मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट करना कब स्टार्ट करें, व्हेन। और जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें वो कहाँ से करें, किस वेबसाइट से या कौन से प्लेटफॉर्म से फॉलो करें मॉक टेस्ट को। तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि मॉक टेस्ट हमें कब देना स्टार्ट करना है। तो जो टेस्ट देना है, अगर मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो 75 to 80% कंप्लीट हो चुका है और उसे आप रिवाइज़ कर चुके हैं या रिवाइज़ कर रहे हैं, तो आप वीकली इनिशियली क्या कर सकते हैं कि वीकली बेसिस पे आप टेस्ट दे सकते हैं। और जब अब आपका लगता है कि 100% सिलेबस, हालांकि ये तो कभी हमें एहसास ही नहीं हो सकता कि 100% सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन तब भी अगर आपको लगता है मोर देन 90% सिलेबस अगर कंप्लीट हो चुका है, तो आप डेली बेसिस पे टेस्ट दे सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब एग्ज़ाम के चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, 2 या 3 मंथ बचे हों, 2 to 3 मंथ्स बिफोर द एग्जामिनेशन, आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे ही टेस्ट देने हैं। आपको जितना ज़्यादा टेस्ट दे पाएँ वो उतना ज़्यादा टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट। और आपको ये नहीं कि केवल मॉक टेस्ट देना है फुल लेंथ वाला, मॉक टेस्ट फुल भी देना है, फुल लेंथ। और आपको जिस सेक्शन में कम वीकनेस लग रही हो कि ये मेरा सेक्शन अच्छा नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है, तो आप सेक्शनल मॉक दीजिए। और सबसे ज़्यादा आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे में जो इम्प्रूवमेंट आया है वो सेक्शनल मॉक से ही आया है। जैसे मैं सेक्शनल के जो मॉक देता था वो एक तो मैथ्स के बहुत ज़्यादा दिए हैं और जीएस के तो सबसे ज़्यादा। जीएस का जहाँ भी मैं 5-6 मिनट पा गया तो मैं जीएस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर देता था। तो ये तो बात हुई कि कहाँ से हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। अब दूसरी बात आती है कि ये जो पहली बात थी कि जो पहला डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम मॉक टेस्ट कब देना स्टार्ट करें। और दूसरा जो है कि हम कहाँ से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। तो इसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, हम किसी का ऐड करने नहीं आए हैं, लेकिन हमने जो फॉलो किया है वो हम बता दे रहे हैं। एक तो टेक्स्ट बुक था जो कि एक अच्छी वेबसाइट है, और दूसरे ओलिव बोर्ड जो बनाता है। और इसके जब मैं देता था तो मेंस के लाइव टेस्ट आते थे वीकली, वो मैं अटेम्प्ट करता था। तो यही 2 वेबसाइट काफ़ी हैं आई थिंक मॉक टेस्ट देने के लिए। और हाँ, जो मॉक टेस्ट देने हैं वो आपको न्यू जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी देने हैं, और जो प्रीवियस ईयर हैं दोनों, मतलब प्रीवियस ईयर भी आपको अटेम्प्ट करना है और न्यू भी अटेम्प्ट करना है। मैं क्या करता था, मैं अल्टरनेट तरीके से करता था कि मैंने एक दिन न्यू मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया और एक दिन मैंने प्रीवियस ईयर दे दिया। तो आप इस तरीके से पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। अब जो दूसरा डाउट आता है कि हम जो मॉक टेस्ट है वो कैसे अटेम्प्ट करें, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। अब एक्चुअली क्या होता है, यही दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस। यहीं से जो डिफरेंस होता है, हम जो हमारा पैटर्न है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का, यहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है कि हम मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमारी क्या आर्ट है अटेम्प्ट करने की। यहीं से हम दूसरे एस्पिरेंट से एक्सेल करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जो नॉर्मल जो एक एस्पिरेंट होता है उसका जो एसएससी का उसका मॉक टेस्ट करने का जो तरीका होता है वो होता है मॉक टेस्ट या रियल एग्ज़ाम में भी। जो हमें ये ध्यान रखना है कि जो मॉक टेस्ट में करना है वही रियल एग्ज़ाम में करना है। यहाँ पैटर्न की बात हो रही है, जैसे हम मॉक टेस्ट में पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वही रियल एग्ज़ाम में फॉलो करेंगे। ये नहीं कि अचानक से मैं रियल एग्ज़ाम में जब बैठ रहा हूँ तो ड्यू टू सम नर्वसनेस मैं अपना क्या है पैटर्न चेंज कर दे रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो पूरा टेस्ट ही अपना जो मेरा जो रियल एग्ज़ाम है वो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, जो मैंने मॉक टेस्ट का तरीका आज तक फॉलो करते आए हैं वही फॉलो करेंगे रियल एग्ज़ाम के लिए। ठीक, तो हम बता दे रहे हैं पैटर्न जो मेरा था। मैं सबसे पहले जीएस करता था और उसके बाद इंग्लिश, और उसके बाद मैं रीजनिंग पे जाता था और उसके बाद मैथ्स पे जाता था।
एक्चुअली मैं इसलिए फॉलो करता था ये पैटर्न कि जीएस के वो जो 25 क्वेश्चंस होते थे उसमें अगर क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं, अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, उसमें स्किप ही करना होता है। तो मैं इससे जो इस सेक्शन को है 25 क्वेश्चंस 3 to 4 या 5 मिनट्स में कर देता था, और जो इंग्लिश का होता था वो 8 to 9 मिनट्स लगते थे मुझे करने में। और रीजनिंग का क्या होता था, रीजनिंग और मैथ्स, तो रीजनिंग में मैं जितने भी क्वेश्चन में मुझे लगते थे कि डुएबल हैं फर्स्ट गो में, तो मैं उन्हें कर देता था। और मुश्किल से मैं 13 या 14 मिनट में जो भी मुझे क्वेश्चन आते थे, चाहे मैं 20 क्वेश्चन पर कर पाऊँ आउट ऑफ 25 या फिर मैं 15 ही कर पाऊँ, लेकिन मैं इन्हें स्किप कर देता था। जो मुझे आते थे वो मैं तुरंत कर देता था। अगर मान लो कोई नंबर सीरीज का क्वेश्चन है या कोई एनालॉग जी का क्वेश्चन है, तो कभी कभी क्या होता है, क्लिक नहीं होता है माइंड में, तो उसी टाइम पे मैं स्किप कर देता था। थोड़ी देर सोचा तो ठीक है, अगर नहीं क्लिक हुआ तो मैं स्किप कर देता था। बस यही स्किपिंग आर्ट, सबसे मेन चीज़ मॉक में जो आपको ध्यान रखना है वो स्किपिंग आर्ट ध्यान रखनी है। अगर आपकी स्किपिंग आर्ट ऑफ स्किपिंग बहुत अच्छी है तो आप टेस्ट में अच्छा करेंगे और रियल एग्ज़ाम में। तो मैं क्या करता था, फिर उसके बाद रीजनिंग करने के बाद मैथ्स। तो मैथ्स में मैंने रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन, अगर मान लो मेरे 20 क्वेश्चन हो गए, 20 to 21 क्वेश्चन हो गए, 4 से 5 जो क्वेश्चन बचेंगे मुझे इनके बारे में सोचना ही नहीं है। मैंने एक बार सोचा है, क्लिक नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स करने के बाद मैं इन पर फिर से आ जाऊँगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जीएस जो और इंग्लिश है इसे फर्स्ट गो में ही करते हैं, और जो रीजनिंग और मैथ्स का जो है इसे हम सेकेंड गो में करते हैं। तो हमारा पैटर्न क्या था कि मैं जो जीएस होती थी और इंग्लिश, इसे मैं ओनली एंड ओनली फर्स्ट गो में करने की कोशिश करता था। हालांकि जो भी 1-2 PQRS रह जाते थे मैं उनको सेकेंड गो के लिए रेडी रखता था, वरना मैं फर्स्ट गो में ही करने की कोशिश करता था जीएस और इंग्लिश। लेकिन जो रीजनिंग थी और जो मैथ्स थी, मैं इसे फर्स्ट प्लस सेकेंड यानी फर्स्ट राउंड में करता था। जितने भी क्वेश्चन, अगर रीजनिंग में मेरे 20 से 22 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में बन जा रहे हैं, दैट्स इनफ। एंड मैथ्स में उसके बाद तुरंत रीजनिंग को स्किप करके मैं मैथ्स में आ जाता था। मैथ्स में जो भी मेरा जो ओवरऑल टाइम बचता था वो 30 से 35 मिनट, क्योंकि मैंने जीएस इंग्लिश और रीजनिंग, ये जो फर्स्ट राउंड का जो मैंने टाइम लिया है वो मैं अप्रॉक्स लेता था कि मैं 30 मिनट्स में कर देता था। अब 30 मिनट्स बचते थे किसके लिए, मैथ्स के लिए। मैथ्स में मेरे 30 मिनट्स, आई थिंक अगर पेपर सही है, मॉडरेट है, तो 25 मिनट्स में, मेरी स्पीड भी अच्छी है, 25 मिनट्स में कर देता था। फिर जो 5 या 10 मिनट जो हमारे बचते थे वो फिर रीजनिंग में जो छूटे हुए क्वेश्चन हैं या 1-2 जो इंग्लिश में PQRS के छूट गए हैं वो मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था। या जो मैथ्स के सेक्शन में ही जो फर्स्ट राउंड में नहीं हुए, सेकंड राउंड के लिए रख लिए थे 3-4 क्वेश्चन, वो मैं अटेम्प्ट करता था। बस ऐसी स्ट्रेटजी रखता था। आपको ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन को लेके उसमें स्टक नहीं होना है। आपको मेन चीज़ क्या करनी है, स्किप करना है। अगर क्वेश्चन आता है तो ठीक है, मैंने देखा कि क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि मैं इसे विद इन 30 सेकेंड या 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट में अगर मैं इन्हें फ्रेम करके आंसर निकाल सकता हूँ तो सही है। अगर मुझे लगता है कि उस क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा रीड करने में ही टाइम जा रहा है तो मैं उस क्वेश्चन को पहले राउंड में टच नहीं करूँगा। अगर बाद में टाइम बचता है तो ठीक है, वरना नहीं। एक्चुअली एस्पिरेंट यही गलती करते हैं, इनिशियल जो होते हैं, जो एक्सपर्ट हो जाते हैं टेस्ट दे के, वो तो ये गलती नहीं करेंगे। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा क्या करना है, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें अटेम्प्ट करना है, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने तो इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, मैं जब रियल एग्जाम में टेस्ट दे रहा था तो मुझे लग रहा है कि मैं घर पर बैठे लैपटॉप में केवल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। तो आपकी जो तीसरा पॉइंट क्या है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एस्पिरेंट फॉलो भी नहीं करते हैं कुछ, तो क्या होता है, एनालाइज करना। मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करें या मॉक टेस्ट को एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होते हैं, कुछ एस्पिरेंट, जैसे उसने फर्स्ट टेस्ट दिया सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, और उसके जो फर्स्ट जो टेस्ट दिया उसने 75 या मान लो 80 फॉर एग्जांपल मार्क्स आ गए आउट ऑफ 200। तो वो क्या होता है कि इस टेस्ट को मतलब एज अ पैरामीटर ले लेता है कि अपनी प्रिपरेशन को लेके, फिर वो दूसरा टेस्ट देगा। अगर उसके मार्क्स 90 या 95 आ जा रहे हैं देन हैप्पी। और अगर वही जब दूसरा टेस्ट दिए, यानी विदाउट एनालाइजिंग फर्स्ट, हमने क्या किया, फर्स्ट टेस्ट को एनालाइज नहीं किया कि मैंने क्या मिस्टेक की है या क्या किस चीज़ की स्पीड की रिक्वायरमेंट थी ज़्यादा, या किस चीज़ की कमी आ रही है, किस सेक्शन में हम लैग कर रहे हैं, उसको
मतलब हम क्या करते हैं, उसको टेक केयर नहीं करते हैं। फिर दूसरे टेस्ट में मतलब इस चीज़ को लेके क्या हमारे मार्क्स इंक्रीज होंगे, उस चीज़ के एक्साइटमेंट को लेके दूसरे टेस्ट में हम जंप कर जाते हैं। अब मान लो 90 to 95 आए इस दूसरे वाले टेस्ट में तो सही है, और अगर मेरे 65 आ गए स्कोर या 70 आ गए तो अब क्या होता है, ऐसे फेस बन जाता है। ठीक, तो ये चीज़ नहीं करनी है हमें। हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है और उसके बाद एनालाइज ज़रूर करना है। आपको क्या करना है, जैसे इंग्लिश को एनालाइज करना है तो आपको देखो एक्चुअली क्या होता है कि 1 घंटे का जो हमारा टेस्ट होता है, लेकिन उसे एनालाइज करने में मुझे 3 घंटे लग जाते थे। इवन सभी एस्पिरेंट को लग जाते हैं, अच्छे से एनालाइज करते हैं। और आपको एनालाइज करने में जल्दी स्किप नहीं करना है। जितना भी टेक्स्ट बुक या कोई बोर्ड सोल्यूशन देता है, हालांकि टेक्स्ट बुक का जो सोल्यूशन होता है वो बहुत लेंदी होता है, लेकिन आपको उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें उठा के उसे ज़रूर से ज़रूर उसे नोट डाउन कर लेनी है, इंग्लिश और जीएस में रिलेटेड। और जो मैथ्स में कोई नई चीज़ मिल रही है स्पीड को लेकर कि ये चीज़ मेरी स्पीड इंक्रीज़ कर सकती है, कोई जनरलाइज मेथड है तो उसे नोट कर लेना है और उसका मल्टीपल रिवीजन करना है, तो मॉक टेस्ट में तो टाइम लगता है। 1 घंटे का जो मॉक टेस्ट होता है उसमें 3 घंटे भी एनालाइज करने में लग जाते हैं, लेकिन हमें एनालाइजेशन में टाइम देना है, तभी हमारी जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, वो चीज़ चेंज होगी। और हाँ, ये एस्पिरेंट पूछते हैं कि जो हमारा अटेम्प्टिंग जो रेट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो हमें मेन चीज़ अटेम्प्ट पे भी फोकस करना चाहिए, दूसरे एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहिए। तो हालांकि ये बेसिक चीज़ें आप सभी लोग जानते ही होंगे। मेन मेरा ये बताना है कि आपको इंक्रीज कैसे करना है मॉक में स्कोर। तो मॉक में इंक्रीज करने का जो मेथड है वो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब आप लोग पूछेंगे सर आपने तो बताया ही नहीं कि कैसे इंक्रीज़ करें स्कोर। तो इंक्रीज़ करने का बस यही है, कोई रामबाण नहीं है तरीका। आप यही है कि जितने से ज़्यादा मैक्सिमम क्या करना है, अटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट, जितना ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाइए, क्योंकि वही लाइन है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, जितने ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाइए, ठीक। और उसके बाद आप केवल अटेम्प्ट ना कीजिए, उसके साथ क्या करना है, हमें एनालाइज भी करना है। जितना ज़्यादा एनालाइज अच्छे से करेंगे, एनालाइज करने के बाद क्या करना है, हमें नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में या कोई भी कॉपी है। एक मैंने तो क्या किया था, एक मॉक टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट एनालाइज़र के नाम से रख लिया था एक नोटबुक पतली सी। तो मॉक टेस्ट एनालाइज़र थी मेरे पास और उसमें जितनी भी चीज़ें मिलती थी मैं नोट डाउन कर लेता था। और जो दूसरा, जैसे मैंने आज मतलब आज मैंने एक मॉक टेस्ट दिया फर्स्ट, और उसके बाद मुझे कल एक मॉक टेस्ट देना है, डेली बेसिस पे मैं दे रहा था। तो मुझे जैसे दूसरा कल देना है, तो मैं इस दूसरे को मूव करने से पहले, इस दूसरे को अटेम्प्ट करने से पहले, ये पहले वाला जो एनालाइज करता था और उससे जो चीज़ें, मान लो इंग्लिश की मुझे वोकैब मिली, तो मैं वोकैब को क्या करता था, नोट डाउन कर लेता था। और ये केवल वोकैब मैंने वो नहीं जो पूछा गया है क्वेश्चन में, उसके जो 4 ऑप्शंस होते थे मैं वो भी नोट डाउन कर लेता था वही नोटबुक में, और उनसे गूगल से सर्च करके उनके सिनोनीम्स क्या होंगे, एंटोनीम्स क्या होंगे, सिनोनीम्स क्या होंगे, एंटोनीम्स क्या होंगे, उनको भी नोट डाउन कर लेता था। फिर जीएस में आ गया, जैसे ये पूछा गया कि आईएनसी का फॉर्मेशन कब हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। अब यही अगर टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है या एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, केवल इस चीज़ को, अगर मुझे ये फैक्ट याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारी नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर लेंगे। फिर अब यही नहीं, केवल यही नोट डाउन करें, जितने भी आईएनसी के जो इम्पॉर्टेंट जो सेशंस थे, अधिवेशन थे, उनको नोट डाउन कर लेंगे, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स थी उनको भी नोट डाउन कर लेंगे। क्या किस सेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, कब जो है आईएनसी जो है उसका सेपरेशन हुआ था, फिर से वो कब मर्ज हो गई थी, लखनऊ पैक्ट क्या था, वो भी चीज़ें हम क्या करेंगे, शॉर्ट में नोट डाउन कर लेंगे। जितना ज़्यादा हम शॉर्ट में जितना ज़्यादा कंटेंट एब्जॉर्ब कर पाएंगे, वही एग्ज़ाम के लिए हमारे बहुत ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो ये चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी है। और बस यही है कि आप रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए जितना ज़्यादा। अगर आप वीक बेस इनिशियल एस्पिरेंट है और आपका सिलेबस 60 to 70% ही कंप्लीट है, तो आप वीक में एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और आप अगर लगता है कि मोर देन 90% आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, तो आप डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट दीजिए और उसे एनालाइज कीजिए। सबसे मेन चीज़ क्या है, एनालाइज करना मॉक टेस्ट को। अगर आप इसमें आउटस्टैंडिंग एनालाइजेशन करते हैं, तो आपके जो मार्क्स होंगे, आपका जो परफॉर्मेंस होगा, वो भी आउटस्टैंडिंग होगा एग्ज़ाम में। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखिए, और हम भी इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप ये कमेंट करके बता सकते हैं कि आप जो वीडियो चाहते हैं वो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, स्ट्रेटजी को लेके होनी चाहिए, और किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए, या एग्ज़ाम प्रोसेस से रिलेटेड, या किस पर्टिकुलर टॉपिक पे होनी चाहिए, आप ये बता सकते हैं।
उस पर हम वीडियो नेक्स्ट अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।